जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में देखा था। जैसे कि हमारी टैगलाइन है इस कोर्स की, सीधी बात नो बकवास। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि स्मार्ट वर्क हम उसे कहते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए रिलेवेंट है कॉन्सेप्चुअल तौर पर। और एग्जाम में जिस तरीके से आपको लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ाई करो। नहीं तो होता है कि भाई यहाँ पर लाइन से लाइन रट्टे मारे जा रहे हैं, रट्टा मारा जा रहा है, जो एग्जाम के लिए कुछ भी आप लिख नहीं पाते हो। जब हम पॉइंट टू पॉइंट याद रखते हैं तो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखने में हमें काफ़ी आसानी होती है, और यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री देखा जाए तो मेंस में काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर सब कुछ कवर हो जाए, प्लस आपको जो स्टोरी है वो भी समझ में आ जाए, यही यहाँ पर कोशिश रहती है। तो यहाँ पर अमेरिकन सिविल वॉर जो है हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले बाकी भी कोर्सेज अगर आपको एंजॉय करने हैं, एम अकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। एम अकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। यूपीएससी, बाकी स्टेट पीएससी के लिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है। प्रीलिम्स, मेंस सभी पर्सपेक्टिव से वो कोर्सेज बनाए गए हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, लोएस्ट प्राइजेस पर। तो इसीलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। और बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मयूर मोगरे सर्च करना है, फॉलो करना है। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम जो है वहां पर मिल जाएगी। बाकी डाउट आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो शुरू करेंगे। अब देखिए, अमेरिकन सिविल वॉर 1861 1865। अब यहाँ पर सिविल वॉर होता क्यों है? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर जब हमने अमेरिकन सिविल वॉर, अपना अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखा था, उसमें हमने देखा कि भाई अमेरिका जो है उसको मिल जाती है आज़ादी, है ना। अब आज़ादी मिलने के साथ क्या होता है, समझ लीजिए कि एक सोसाइटी है, ठीक है। अब सोसाइटी में अलग अलग घर पर लोग जो है वो रह रहे हैं, अलग अलग फैमिलीज रह रही है। अब वो फैमिलीज तय करती है कि यार अपनी जो ये सोसाइटी है, हम यहाँ पर एक साथ आ जाते हैं और एक समझ लीजिए एक बड़ा कोई डिस्ट्रिक्ट जो है इसको घोषित कर देते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब वो डिस्ट्रिक्ट घोषित करने के बाद हमारे यहाँ पर कानून लगेंगे। हम यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं कि जो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, सारी चीज़ें जो है हम वहाँ पर मिलकर तय कर लेंगे। तो ऐसा होता है, समझ लीजिए यहाँ पर जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। तो यहाँ पर जो एक सोसाइटी है, ठीक है, ये सोसाइटी जो है अलग अलग फैमिली साथ में आती है, एक बड़ा एक समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना लेती है, या फिर उसी को एक राज्य घोषित कर देती है, या फिर उसी को एक जो कंट्री है वो घोषित कर देती है। और वो कंट्री में अपने अपने तरीके से कानून जो है वो लेकर आते हैं। लेकिन समझ लीजिए कि यहाँ पर जेठालाल के बीच में और तारक मेहता के बीच में लड़ाई हो जाती है कि नहीं यार, ये चीज़ जो है, ये चीज़ इस तरीके से नहीं रहनी चाहिए, ये चीज़ इस तरीके से रहनी चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है, एक सिविल वॉर जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाता है, ठीक है। मतलब घरेलू एक जो वॉर है वो वहाँ पर शुरू हो जाता है। और इसी तरीके के वॉर को हम कहते हैं सिविल वॉर। और जो अमेरिका है वहाँ पर भी हमने देखा था कि जब उस अमेरिका को आज़ादी मिलती है तो अलग अलग छोटे छोटे जो स्टेट्स थे वो साथ में आते हैं और एक कंट्री बनाते हैं। उस कंट्री को नाम देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसके कानून, उसके कायदे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें ये छोटी छोटी कॉलोनीज मिलकर बनाती है। अब ये जब मिलकर बना रही है, उसी के बीच, उसी के दौरान, उसी के बाद वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाता है। और उसी कॉन्फ्लिक्ट के तहत सिविल वॉर हो जाता है, और उसी सिविल वॉर को नाम दिया जाता है अमेरिकन सिविल वॉर। अब देखिए, यहाँ पर जो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, तो जैसा हमने देखा था कि भाई अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो वेरियस कॉलोनीज है वो यहाँ पर साथ में आती है, साथ में आकर एक देश बनाती है। और ये जो देश है इसको नाम दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस जो एक बैकबोन थी सिविल वॉर के लिए, वो थी प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी। अमेरिका, उसका एक मतलब जो फॉर्मेशन हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा जो एक मोटो था, वो था फ्रीडम का, आज़ादी का, है ना। क्योंकि वो भी एक आज़ादी जो है उसने ली। स्लेवरी क्या होती है? स्लेवरी होती है, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, बंधुआ मजदूरी, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, उसके मतलब काम तो सभी करते हैं, है ना। जैसे मैं भी आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं भी आप लोगों के लिए, लेकिन उसकी कुछ मैं फीस चार्ज कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है स्लेवरी में, कि आपको कुछ दिया नहीं जाता है, आपको बस जिंदा रखा जा रहा है, भाई थोड़ा बहुत खाना दे दिया, किसी भी तरीके से आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जो आपको बोले वो आपको करना पड़ेगा,
ठीक है, ये थी प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी। अब प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी की वजह से हुआ क्या कि जो अमेरिका है वहां पर जो कॉलोनीज है उनके बीच में हो गई कॉन्फ्लिक्ट शुरू। अब याद कीजिए, जब हमने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका है, जो कॉलोनीज है, वो दो भागों में बटी हुई थी। एक सदर्न पार्ट था और एक नदर्न पार्ट था। नदर्न पार्ट मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है, सदर्न पार्ट मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट था वो मैंने आपको बताया था कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके पीछे भाग रहा था, और जो सदर्न पार्ट था वो बेसिकली फार्मिंग, ये सारी चीजों के पीछे था। तो ये जो दो भागों में बटा हुआ अमेरिका था, ऊपर के भाग को नाम दे दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, एंड जो नीचे वाला भाग है उसको बोला जाता है कॉन्फेडरेट स्टेट्स। अब यहाँ पर नीचे वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि भाई फार्मिंग जो है काफ़ी ज़्यादा चल रही है। फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग लगते हैं, मैन पावर लगती है। इसीलिए जो अफ्रीका है वहाँ से काफ़ी सारे स्लेव्स जो है वो लाए जाते थे, और स्लेव्स जो है उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था साउथ अमेरिका में, जो आपको रेड इसमें नज़र आ रहा है। और जो आपको ब्लू इसमें नज़र आ रहा है वो बेसिकली यूनियन स्टेट्स थे, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सारी चीज़ें चल रही थी और वो ज़्यादा फ्रीडम के पीछे भागते थे। इसीलिए उनको स्लेवरी जो है वो पसंद नहीं थी, कि नहीं भाई यहाँ पर जो आ रहा है वो उसके हक का उसको काम कर रहा है, उस हक के उसको पैसे जो है मिलने चाहिए, और इस तरीके से जिंदगी जो है वो चलनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी स्लेवरी जो है उसके लिए जगह नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरीके से अमेरिका जो है वो डिवाइड हो चुका था। अब हो सकता है कि आपको इस पर क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए भाई डिफरेंस क्या था। जो नॉर्थ अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका है, इनमें डिफरेंस क्या था। इसमें निकनेम जो है यूनियन, नॉर्थ, ब्लू, यनकिन्स, इस तरीके से नाम दिए जाते थे। साउथ की अगर हम बात करें, साउथ, ग्रे, कॉन्फेडरेट्स, रिबल्स, सक्सेस, ये यहाँ पर नाम दिए जाते थे। अब यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज, नॉर्थ में बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है दिखाई देती थी। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो फार्मिंग एरियाज जो है, प्लांटेशन, ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चलता था। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा हुआ है। बहुत सारे रेल रोड्स, ट्रैक्स, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे। लार्ज सिटीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती थी। अगर हम साउथ की बात करते हो, ज़्यादातर वो फार्मिंग जो है उस पर डिपेंडेंट थे, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर फैक्ट्रीज जो है वो दिखाई नहीं देती थी। अब नदर्न पार्ट ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा था, ज़्यादा फ्रीडम थी, ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें जो है वो और स्प्रेड हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, इसलिए पॉपुलेशन जो है वो भी वहाँ पर लार्जर थी। अगर हम सदर्न इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो भी काफ़ी कम हमें देखने को मिल रही थी। टेलीग्राफ वायर थे, यहाँ पर कोई भी रेल रोड, ट्रैक, ये सारी चीज़ें हमें देख, मतलब बेसिकली सदर्न पार्ट जो है वो इतना डेवलप नहीं हो पा रहा था। कंप्लीटली फार्मिंग, कंप्लीटली बैकवर्ड जो एक मेंटालिटी थी उस पर निर्भर था, इसलिए स्लेव्स जो है वो रहने चाहिए उस पर निर्भर था। इसलिए अगर हम देखते हैं तो जो नॉर्थ है वहाँ पर लॉट्स ऑफ इमिग्रेंट्स हमें देखने को मिलते थे कि यार वहाँ पर बहुत अच्छा है, वहाँ पर ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वहाँ पर हम भाग जाते हैं, नदर साइड में जाते हैं, वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी रहेगी। वही अगर हम बात करते हैं सदर्न पार्ट की, तो मिलियंस ऑफ स्लेव्स जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलते थे कि भाई बंधुआ मजदूरी तुमको करनी पड़ेगी, उस हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर था यूनियन, एंड यहाँ पर कॉन्फेडरेसी देखने को मिलती थी। ये डिफरेंस था नॉर्थ और साउथ पार्ट में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो डिफरेंस जो है वो किस तरीके का था नॉर्दर्न साइड और सदर्न साइड में। और यहाँ पर ये जो स्लेव्स का मसला था ना, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा था कि जो सिविल वॉर जो है वो शुरू हो, क्योंकि अब सोचिए आप कि इंडिया का एक एग्जांपल ले लीजिए कि इंडिया में जो नदर्न पार्ट है और सदर्न पार्ट है, ठीक है। अब नदर्न पार्ट जो है बोल रहा है कि भाई जो हिंदी है, हिंदी बोलनी चाहिए। सदर्न पार्ट बोल रहा है कि नहीं भाई हिंदी जो है वो नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। अब अब ये अगर हमारे एक संविधान में मैंडेटरी कर दिया जाए कि हिंदी ही बोलनी है, तो फिर जो सदर्न पार्ट है वो विद्रोह पर आ जाएगा, है ना, कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसी तरीके का सिनारियो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि नदर्न पार्ट जो है, नदर्न पार्ट ऊपर का पार्ट, वो स्लेवरी नहीं चाहता था। सदर्न पार्ट चाहता था स्लेवरी, क्योंकि वो उसको पता था कि ये लोग हमारे बहुत काम आ रहे हैं, हमारी घर को, हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत काम आ रहे हैं। अब सोचिए अगर स्लेवरी को बैन कर दिया जाए, अगर स्लेवरी को संविधान में डाल दिया जाए कि नहीं रहेगा, तो सदर्न पार्ट जो है वो गुस्सा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल गुस्सा होगा। यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली, और यह सबसे बड़ा कारणीभूत था सिविल वॉर के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डिवाइड जो यहाँ पर हो रहा था नॉर्थ और साउथ के बीच में, वो स्लेवरी जो है यही मुद्दे पर हुआ था कि सदर्न पार्ट बोला स्लेवरी स्लेवरी थी इसलिए, है ना। साउथ जो है वो स्लेवरी पर ज्यादा रिलाय करता था, लेबर उसको चाहिए थे फील्ड पर काम करने के लिए। बहुत सारे लोग जो है नॉर्थ में बिलीव करते हैं स्लेवरी जो है वो गलत है, ये इविल है, ये नहीं होना चाहिए, एथिकली काफी गलत है। और इसलिए स्लेवरी जो है वो यहाँ पर पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में उसको इलीगल जो है वो घोषित कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा था। तो एबोलिशनिस्ट जो थे, जो एबॉलिश करना चाह रहे थे, ठीक है, उसमें हमें डॉगलास जो है वो देखने को मिलते थे, जॉन ब्राउन देखने को मिलते थे,
जो टुबमन है वो देखने को मिलते थे। ये यहाँ पर लोगों को कन्विंस करना शुरू किए, लोगों को बताना शुरू किए कि स्लेवरी कितनी कितनी इविल है। जैसे हमारे यहाँ पर अनटचेबिलिटी जो है वो एक इविल चीज़ चलती थी। उसके लिए लोगों को जागरूकता फैलाना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। उसी तरह वहाँ पर स्लेवरी जो है उसके लिए यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही थी, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही थी। लेकिन क्या सिर्फ स्लेवरी थी? स्लेवरी तो मेन मुद्दा था, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें हमें देखने को मिली, जैसे इकोनॉमिक इश्यूज़। इकोनॉमिक इश्यू में था कि भाई नदर्न अमेरिकन स्टेट जो है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं, है ना? और उसी के साथ स्लेवरी सिस्टम जो है वो यहाँ पर बेसिकली क्या थी, ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रही थी, है ना? और उसी के साथ-साथ यहाँ पर क्या था कि जो बाकी देश है, बाकी जो देश है वो यहाँ पर इस तरीके देख रहे थे, यार ये स्लेवरी के इस पर चीज़ें जो है बना रहे हैं। मतलब पूरी जो कंट्री है, क्योंकि देखिए छोटा-सा हमारे शरीर का एक छोटा-सा हिस्सा जो है उसको क्यों ना लगा हुआ, वो क्यों ना सड़ा हुआ हो, लेकिन उसकी वजह से पूरे शरीर को तकलीफ होती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही थी। सदर्न स्टेट्स अगर आप देखोगे तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना, ये बैकबोन थी इकोनॉमी की, कि भाई यहाँ पर हमें स्लेवरी जो है वो नहीं चाहिए। लेकिन सदर्न स्टेट जो है क्या हम उसको छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो बैकबोन है, वो तो यहाँ पर मेन एग्रीकल्चर, वो यहाँ पर प्लांटेशन कर रहे हैं, वो यहाँ पर हमें खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। हम पैसा ला रहे हैं लेकिन ये तो खाना दे रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो स्लेव के बिना सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, है ना? इसलिए यहाँ पर सदर्न स्टेट जो है काफी ज्यादा यहाँ पर थे कि नहीं भाई, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पर स्लेवरी जो है वो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके के इकोनॉमिक इश्यूज जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ इश्यूज थे। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे? क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली अमेरिका है, अमेरिकन फेडरेशन है, वो ये बोल रहा था कि अब नया स्टेट हम यहाँ पर बना रहे हैं, और जो नदर स्टेट सदर्न स्टेट्स के बीच में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है वो स्लेव स्टेट और फ्री स्टेट की हो रही है। नदर्न स्टेट अगर हम देखा जाए तो उसको फ्री स्टेट कहा जा रहा है, सदर्न स्टेट्स कहा जा रहा है तो स्लेव स्टेट कहा जा रहा है। तो ये मुद्दा ही खत्म करना है। हमें यहाँ पर फ्री स्टेट चाहिए, ठीक है? एक तो या तो कंप्लीट फ्री स्टेट बनाओ या तो कंप्लीट स्लेव स्टेट बनाओ। इसको नाम घोषित कर दो कि ये फ्री स्टेट है, ये मतलब अमेरिका जो है फ्री स्टेट है, अमेरिका स्लेव स्टेट है। तो इसकी वजह से क्वेश्चन जो है वो अराइज हुआ, जो बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन था वो किस तरीके से दिया जाएगा। प्लस उसी के साथ काफ़ी सारे जो नदर्न स्टेट्स के लीडर्स थे वो यहाँ पर समझाना शुरू कर दिए कि स्लेव जो है ये अच्छे नहीं है, स्लेव नहीं रहने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होने लगी, है ना? जो स्लेव स्टेट है वो यहाँ पर प्रेशराइज करने लगे कि जो स्लेव स्टेट्स है उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और क्या था, और मेन चीज़ ऐसी हो रही थी कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया जो अमेरिका जिस तरीके से हो रहा था, ठीक है? अब अमेरिका जो है जैसे हमने देखा था पहले 13 कॉलोनीज जो है सिर्फ ईस्टर्न साइड में हमें देखने को मिल रही थी। देन धीरे धीरे ये वेस्टर्न साइड में भी लोग जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गए। अब वेस्टर्न साइड में जो जो यहाँ पर कॉलोनीज बन रही थी, ये सदर्न स्टेट को खतरा बन रहा था कि भाई ये हमारे स्लेव स्टेट जो है वो मतलब स्लेव जो है उससे निकाल ना दे, है ना? कि स्लेव स्टेट से बाहर निकाल देंगे। तो ये भी खतरा यहाँ पर मंडर रहा था। तो हर इसको यहाँ पर किसी न किसी गट में लिया जा रहा था। तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो रहा था। तो ये चीज़ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की, भाई अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, किस तरीके से फाइनलाइज करने हैं वो देख लो। इसमें हमें एक इंसिडेंट देखने को मिलता है कंसास का। तो कंसास का एक बहुत ही भयानक, जो इसको ब्लीडिंग कंसास जो है ये भी कहा जाता है। फर्स्ट फाइटिंग जो है स्लेवरी इशू पर वो कंसास में हमें देखने को मिली। बेसिकली 1854 जो है उसके आसपास गवर्नमेंट ने कंसास जो नेब्रास्का एक्ट है वो पास किया, जहाँ पर रेसिडेंट्स को जो है कंसास के उनको अलाउ किया कि आप वोट कर सकते हो कि आपको स्लेव स्टेट चाहिए या फ्री स्टेट चाहिए। एंड देन रीजन जो है वो यहाँ पर सपोर्ट दोनों साइड के सपोर्टर्स के साथ पूरा भर गया। अब भर गया तो उसके बाद क्या हुआ, काफी सारे लोग, क्योंकि विद्रोह वहां पर शुरू हो गया, कियोस हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, काफी सारे जो लोग हैं उनको मारा गया। इसलिए नाम दिया गया ब्लीडिंग कंसास। इवेंचुअली कंसास जो है वो यूनियन में एंटर हुआ एज फ्री स्टेट 1861 में। तो ये भी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंसास जो है कहाँ पर है, तो ये आप देख सकते हो ये ब्लू इसमें कंसास जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वॉर है उसकी शुरुआत हुई थी। देन उसके बाद अब्राहम लिंकन जो है वो यहाँ पर आते हैं और लोगों को खतरा मंडराता रहता है। अब्राहम लिंकन आ गए तो फिर वो फ्री स्टेट बनाते, क्योंकि अब्राहम लिंकन वॉज अगेंस्ट स्लेवरी, उनको स्लेवरी जो है वो नहीं चाहिए थी। और इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, जो सदर्न स्टेट है वो यहाँ पर काफी उनको खतरा महसूस हुआ। फाइनल ब्लो जो है वो ये लगा कि भाई अब्राहम लिंकन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट अगर बन जाते हैं तो फिर स्लेवरी जो है वो हट जाएगी। अब्राहम लिंकन मेंबर थे एंटी स्लेवरी रिपब्लिकन पार्टी के, ठीक है? और वो यहाँ पर इलेक्ट होकर आ जाते हैं।
सदर्न स्टेट जो है उनको ये लगा कि लिंकन अब यहाँ पर स्लेवरी को हटा देंगे, और वो साउथ के भी अगेंस्ट में है, जो सदर्न पार्ट है उसके भी अगेंस्ट में है। अब अब्राहम लिंकन जो उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया, अब्राहम लिंकन की अगर हम बात करते हैं तो 1860 में अब्राहम लिंकन जो उनको इलेक्ट होकर आए 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एज रिपब्लिकन कैंडिडेट। अब्राहम लिंकन जो है प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के सिविल वॉर के दौरान, और उसमें मतलब बेसिकली यहाँ पर मिलिट्री की ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, वॉर का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, है ना। और यहाँ पर बेसिकली उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई नॉर्थ और साउथ का जो यूनिफिकेशन है वो कैसे किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर हल किया गया अब्राहम लिंकन के द्वारा। लिंकन ने यहाँ पर जो बेसिकली प्रोक्लेमेशन है वो यहाँ पर इशू किया, स्लेव्स जो है उसको यहाँ पर हटा दिया, है ना। अल्टीमेटली यहाँ पर स्लेव्स को फ्री किया गया 30th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है, लिंकन के डेथ के बाद। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। लिंकन ने स्लेवरी को हटाने के लिए बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो की है। और यहाँ पर लिंकन जो है उन्होंने अपना रोल फेडरल गवर्नमेंट में और यहाँ पर एक्सपांड भी किया था, जो मतलब यूनाइट करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसका फेमस प्रिंसिपल, जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये जो हम आज भी बोलते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी होने के नाते जो गवर्नमेंट है उन्होंने फंक्शन करना चाहिए ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये भी अब्राहम लिंकन जो है उनके द्वारा दिया गया है। तो काफ़ी सारा योगदान यहाँ पर अब्राहम लिंकन का रहा है। तो अब सिविल वॉर के अगर हम सिग्निफिकेंस देखते हैं तो सिग्निफिकेंस क्या था, स्लेवरी जो है वो ख़त्म हो गई। जो वॉर है उसने यहाँ पर जो स्लेवरी है 13th अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर स्लेवरी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और वॉर ने जो सक्सेशन ऑफ स्टेट है कि भाई अब सदर्न स्टेट जो है वो यहाँ पर अमेरिका ने, पूरे अमेरिका पर एक रूल लाया गया है कि स्लेवरी नहीं रहेगी। तो भाई हमको रूल में नहीं रहना है, सदर्न स्टेट्स बोलेंगे हम यहाँ पर हमारा अलग से कंट्री बनाते हैं, हम क्यों फालतू नॉर्थ के साथ घुल मिल कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस करें, जो नॉर्थ अपना कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर अपनी दूसरी कंट्री बनाएंगे और दूसरी कंट्री के साथ हम यहाँ पर स्लेवरी को कंटिन्यू रखेंगे। ये भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया कि भाई यहाँ पर सब जो साथ में आए अब कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। एंड देन उसके बाद इकोनॉमिक स्पीयर में वॉर ने जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसको ग्रोथ दिया। तो मतलब पैसा ही पैसा, ज़्यादातर एरिया जो है कल्टीवेशन के अंडर में आ गया, पर्टिकुलरली वेस्टर्न रीजन नॉर्थ अमेरिका का। तो इसकी वजह से क्या हुआ, और ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो होने लगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम के रेगुलेशंस यहाँ पर आए, नेशनल बैंकिंग एक्ट आया, पेपर करेंसी यहाँ पर शुरू हो गई, जिससे नेशन वाइड बिजनेस जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फल फूल रहा था। उसी के साथ साथ यहाँ पर नए वेपन्स जो है उनका इस्तेमाल किया गया, जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, वो यहाँ पर इम्प्रूव किया गया। एंड बाकी कंट्रीज ने भी, मतलब बाकी कंट्रीज जहाँ पर स्लेवरी चलती थी उनको भी इंस्पिरेशन मिली कि भाई स्लेवरी जो है उसको हटा देना चाहिए, स्लेवरी जो है वो इविल है, वो अच्छी नहीं है। तो स्लेवरी को इस तरीके से खत्म कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है अमेरिकन सिविल वॉर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से अमेरिकन सिविल वॉर समझ में आ गया होगा। सीधी बात, नो बकवास, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी हमने यहाँ पर कवर की। तो अमेरिकन सिविल वॉर पर कैसा भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे तरीके से आंसर लिख पाओगे और जवाब दे पाओगे और अपना सिलेक्शन कर पाओगे। तो अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, शिद्दत से मेहनत कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।